Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 2 Block 4 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. आज हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग ऑफ ओडी इंटरवेंशंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन में हम देखेंगे, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन होता क्या है। सो ये वो एक्टिविटीज़ या एक्शंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इंटरवेंशन डिज़ाइन या एक्शन प्लान जो होता है वो हमें हेल्प उसमें उसको डिसाइड करना आसान हो जाता है अगर हमारे पास केयरफुल डायग्नोसिस अवेलेबल है। सो हम सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं प्रॉब्लम एंड देन उसके बाद उसका एक्शन प्लान बनाते हैं और फिर इंटरवेंशंस देखते हैं कि क्या लगा सकते हैं। सो स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है या उसके किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर एरियाज में, तो ये डायग्नोसिस से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जब डायग्नोसिस हो गया वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में होना ज़रूरी है। जो प्रॉपर प्रोसेस है डायग्नोसिस का, अगर उस तरह से नहीं हुआ तो हमारे को सही से ये भी नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम हम बनाते हैं और उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं टॉपिक। सो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और हम चाहे तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूनिक प्रोग्राम भी प्लान कर सकते हैं बहुत सारे इंटरवेंशंस को मिक्स करके। सो जो भी प्लान हम बनाते हैं प्रॉब्लम के बेसिस पे बनाते हैं कि हमें कौन सा इंटरवेंशन लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम किस तरह की है और क्या वो जिसके जो आउटकम हमें चाहिए वो इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन से हो जाएगा क्या। सो हमें जिस तरह का डिजायर्ड आउटकम चाहिए है उसके बेसिस पे हम प्रोग्राम को प्लान करते हैं, इंटरवेंशन को प्लान करते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग कैसे होगी, मतलब एक ही इंटरवेंशन नहीं, कभी कभी बहुत सारे इंटरवेंशंस भी लगाते हैं। सो उनकी सीक्वेंसिंग किस तरह से होगी, किस टाइम पे कौन सा इंटरवेंशन लगाया जाएगा, ये सब हम इसी डिजाइनिंग प्रोसेस में डिसाइड करते हैं। तो इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज जो होती है वो दो चीजों पे बेस्ड होती है। पहला कि डायग्नोसिस क्या हुआ है और दूसरा हमारा गोल क्या है। तो ये जरूरी है इस पे फाइंड आउट करना। अगेन हमारी एबिलिटी क्या है उसको इम्प्लीमेंट करने की, वो हमारी मतलब चेंज एजेंट की एबिलिटी कितनी है उस पूरे जो इंटरवेंशन प्लान हमने बनाया उसको करने की, वो उसकी स्किल और नॉलेज पे डिपेंड करता है। वो कितना स्किलफुल है, कितना उसमें नॉलेज है। सो जब भी कोई डिज़ाइन हम बनाते हैं तो वो प्रैक्टिशनर या चेंज एजेंट के एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इंटरवेंशन प्लान कर रहा है, किस तरह की डिजाइनिंग कर रहा है इंटरवेंशन को मिला के। दो मेजर कंटिजेंसीज होता है, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनको हम कंटिजेंसी बोलते हैं। दो मेजर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इंटरवेंशन की सक्सेस इंटरवेंशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, दोज हैविंग टू डू विद द चेंज सिचुएशन। ऐसी इंटरवेंशंस जो सिचुएशन जो चेंज हुई है सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड है। और दूसरा दोज रिलेटेड टू द टारगेट ऑफ चेंज, कि हमें क्या टारगेट ऑफ चेंज से रिलेटेड जो होती हैं वो वाली इंटरवेंशंस। तो दो तरह की चेंजेस के बारे में, दो तरह के इंटरवेंशंस के बारे में बात की है। नाउ डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशंस, जैसे कि हमने देखा कि जो एक सेट ऑफ सीक्वेंस्ड एक्शंस है, एक के बाद एक जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, उसी को ही हम इंटरवेंशन कहते हैं। सो 3 मेजर क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं इफेक्टिव इंटरवेंशन को। इन 3 एरियाज को अच्छे से अगर हम करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि इंटरवेंशन जो है वो इफेक्टिव रहा। पहला, एक्सटेंड टू विच इट फिट्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितने लेवल तक उस इंटरवेंशन ने ऑर्गेनाइजेशन को नीड को फुलफिल किया है। दूसरा, डिग्री टू विच इट इज बेस्ड ऑन कॉजल नॉलेज ऑफ द इंटेंडेड आउटकम। जो इंटरवेंशन हमने प्लान किया था, क्या हमें मालूम था कि जो हमें आउटकम चाहिए और जिस वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसका कॉज क्या है। हमने कॉज को देखते हुए इंटरवेंशन प्लान किया है और हमें मालूम है कि आउटकम क्या आएगा। वो कितना हाई लेवल तक हमने आइडेंटिफाई कर पाए हम
Then third is extent to which it transfers change management competence to organization members. उसने इस इंटरवेंशन ने कितना कंपिटेंट बना दिया है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, इस पे डिपेंड करता है. सो ये जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था जिसमें हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को किस लेवल तक उसने फुलफिल किया है, तो ये इंटरवेंशन रेलिवेंट तभी माना जाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड को वो पूरा कर रहा है. सो अगेन हम ये तभी कर सकते हैं जब हमें वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग किस तरीके की है. हमें जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं या मेंबर्स हैं उनको कितना फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी चॉइसेस बता सके आके, और वो ये बता सके कि भाई एक्यूरेट डायग्नोसिस किया गया है, वैलिड है वो जो डायग्नोसिस किया है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के बारे में. देन जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वो ये बता सके कि वो क्या किस तरह से महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं उस इश्यूज़ के बारे में, उस कंसर्न के बारे में. एंड देन उनको ये भी फ्रीडम दी जाए कि वो सजेस्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की क्या डिसीजन लिया जा सकता है, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में. सो दैट विल इम्पैक्ट दी चेंज तभी आ पाएगा. अगेन जब वो अगर मान लो कोई पार्टिसिपेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, सो वो उसको फ्रीडम देनी चाहिए, उसको ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहिए. सो इंटरनल कमिटमेंट का मतलब होता है कि जो मेंबर्स हैं ना वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इंटरवेंशन में हमारी ओनरशिप है और हम जिम्मेदारी दिखाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको बोलते हैं इंटरनल कमिटमेंट. सो जब एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में तो वो ये इंटरनल कमिटमेंट ऑटोमेटिकली उनका हो जाता है, सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है. नाउ अगर इंटरवेंशन जो है वो मीनिंगफुल चेंजेस ला सके किसी में भी, मैनेजमेंट में, स्टाफ में या बाकी रेलिवेंट मेंबर्स में, तो वो सही से किया हो पाएगा. जब हम सही से इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरवेंशन तभी हम इस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे. दूसरा क्राइटेरिया था नॉलेज ऑफ आउटकम्स. अगर हमें पहले से आइडिया है कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे को ये आउटकम आएगा, तो इंटरवेंशंस जो है वो स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए ही बनाई जाती है. सो उसमें वैलिड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आउटकम तक पहुँचेंगे. थर्ड क्राइटेरिया था इफेक्टिव इंटरवेंशन, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं कुछ चेंजेस लाके. तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है वो अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे अगर इंटरवेंशन के बाद, तो हम ये समझेंगे कि वो सक्सेसफुल हो गया है इंटरवेंशन. अगर उनको ऐसी स्किल्स और नॉलेज वो गेन कर लेते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं सारे प्रोसेस में, और आगे भी जब इंटरवेंशन खत्म होता है तभी भी वो जो एक्टिविटी उन्हें दी जा रही है जॉब में वो फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी कि उन्होंने गेन किया है कुछ. अगर वो नॉलेज और स्किल्स उनके अंदर आ जाएगी एम्प्लॉयज़ के अंदर, सो वो भी चेंज जो होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे. इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे हम इंटरवेंशन का उसमें भी वो पार्टिसिपेशन दिखाएंगे. नाउ जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत फास्ट चेंज है, और हम आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रुक गए एक बार आने के बाद. सो वो कौन कौन से चेंजेस है जो बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. ना स्पेसिफिक रोल्स के बारे में बात करेंगे. 3 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ रोल्स के बारे में बात किया है जिसको पक्का फुलफिल करना चाहिए डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से जब हम इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी लगाते हैं. एक तो 3 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. 3 रोल्स जो यहाँ पे बताया ना स्पेसिफिक रोल्स, वो है चेंज मैनेजर, चेंज एजेंट दूसरा, और तीसरा है जो इंडिविजुअल्स हैं जो सिस्टम में रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरवेंशन को सही से इम्प्लीमेंट करने में. तो चेंज मैनेजर वो होता है जो डिज़ाइन को देखता है अच्छे से इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी की, और ये इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बताए कि भाई हमारे को इस चेंज की ज़रूरत है और कितना अप्रोप्रिएट है वो इंटरवेंशन. ये चेंज मैनेजर जो है वो उसका काम है ये सब कि वो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये इंटरवेंशन काम करेगा, और स्ट्रेटजीज कौन सी इंप्लीमेंट करना है और उनका रिजल्ट क्या होगा उसको इवेलुएट करने का काम भी चेंज मैनेजर का होता है. नाउ चेंज एजेंट कौन होता है? ये वो पर्सन है जो असिस्ट करता है मैनेजर को कि वो सही से इम्प्लीमेंट कर सके, उस स्ट्रेटजी को डेवलप करने में हेल्प करता है. तो चेंज एजेंट जो होता है उसको नॉलेज होती है सारी थ्योरीज की, कंसेप्ट की, प्रैक्टिसेस, रिसर्च वगैरह, रिसर्च रिजल्ट, इन सब के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज होती है. तो वो एडवाइस कर सकता है
चेंज मैनेजर को कि भाई ये इशू में ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, या इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की एफिकेसी ज़्यादा है और दूसरे की कम है। सो ये चेंज एजेंट का काम होता है। चेंज एजेंट हमेशा ये भी बता पाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इसीलिए वो ये भी बता सकता है कि कौन से इंटरवेंशन से क्या हैज़ार्ड्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल आएंगे किसी इंटरवेंशन को करने से। सो कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो चेंज एजेंट को हेल्प करेंगी। वो कौन कौन सी है कि रियल नीड इन द क्लाइंट सिस्टम टू चेंज। पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि वाकई ज़रूरत है क्लाइंट सिस्टम में चेंज करने की। फिर उसको मैनेजमेंट से सही से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक लिसनिंग, सपोर्टिंग बिहेवियर, इस तरह का ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। देन साउंड बैकग्राउंड होना ज़रूरी है उस एजेंट को बिहेवियरल साइंसेस का। अगर उसको सही के नॉलेज है बिहेवियरल साइंसेस की तो वो कर पाएगा अच्छे से काम यहाँ पे। देन उसको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए सिस्टम्स थ्योरी की। एंड देन उसको ये बिलीव रख के चलना पड़ेगा जो इंसान होते हैं वो रैशनल होते हैं, सेल्फ एजुकेटिंग होते हैं और फुल्ली कैपेबल होते हैं कुछ भी लर्न करने के लिए, अपने बेटर वे से चीज़ें सीखने में। अब ये जो रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सिस्टम क्या है, अब ये थर्ड वाला कैटेगरी है। मतलब 3 रोल की बात की थी हमने, एक चेंज मैनेजर था, एक चेंज एजेंट था और तीसरा इंडिविजुअल्स थे जो सिस्टम में थे, मतलब एम्प्लॉयज बेसिकली। सो ये चेंज मैनेजर ही डिटरमाइन करता है कि ये इंडिविजुअल्स कौन होंगे। तो चेंज कमिटी या टास्क फोर्सेस जो होती है वो डाटा कलेक्ट करती है और टीम स्किल्स को डेवलप करती है। कोई भी टास्क या रोल्स आते हैं सिस्टम में उसके बारे में भी यही डिफाइन करते हैं टास्क फोर्सेस की कैसे करना है। नाउ चेंज मैनेजर और चेंज एजेंट का तो हमने देख लिया और बाकी सिस्टम्स के बारे में बता दिया। ये डायग्नोस भी करते हैं कि चेंज कौन सी एनवायरनमेंट में चेंज आना है वो किस चीज़ के आना है, किस चीज़ में लाना है हमें चेंज। फिर किस तरह से हम पूरे एक्शन प्लान को डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तीनों मिलके करेंगे। देन इंटरवेंशन जब हो गया तो उसको इवैल्यूएट करने का रोल भी इन्हीं तीनों का होता है। और क्या हम सारा डिजायर्ड बिहेवियरल चेंज भी ला सके कि नहीं ला सके, ये सारा भी यही लोग चेक करते हैं। नाउ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, इनके 2 प्राइमरी रोल्स के बारे में बात की है। पहला होता है ये चेंज एजेंट की तरह काम करते हैं और दूसरा होता है ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। किसके? इंटरवेंशन के, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के। सो अगर हमें लास्टिंग चेंज लाना है, लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाना है, तो जो मैनेजमेंट है ना उसको सबसे पहले जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी इस तरह का, और यूनियन लीडर्स हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप करनी होगी, तभी चेंज आएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स इन डिजाइनिंग द इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के लिए, तो वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। सो इन्होंने सबसे पहले तो यही बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस होते हैं ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ जितने इश्यूज हैं उसके लिए डिफरेंट होते हैं। एक ही इंटरवेंशन सबके लिए नहीं लगता, डिफरेंट इंटरवेंशंस लगते हैं। एंड कैसे ये पूरा जो इंटरवेंशंस है ना डिफरेंट चेंज ला सकता है प्रोग्राम में, प्रोग्राम्स किस तरह से डिफरेंटली बनाए जा सकते हैं और ये सारे प्रोग्राम कैसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम पूरे ब्रॉडर गोल के लिए। सो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सो जो स्टेप्स हैं जो हम इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने में लगाते हैं वो इस तरह से है। पहला, डायग्नोस द एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को एसेस करते हैं, चेक करते हैं। हमारा फोकस यही रहता है कि क्या जहाँ पे हमें चेंज लाना है वो रेडी है, वो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं चेंज के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और क्या फोर्स फील्ड एनालिसिस भी किया जाता है। फोर्स फील्ड एनालिसिस मतलब हम दोनों फोर्सेस, एक ड्राइविंग फोर्स और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस की स्टडी करते हैं, और अगर हमें कहीं पे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो चेंज मैनेजर रिड्यूस करता है इस रेजिस्टेंस को और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है इंटरवेंशन की। जब हमने डायग्नोस कर लिया एनवायरनमेंट को, दूसरा प्रोसेस आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि अब हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपको याद होगा
हम अभी सेकेंड ईयर में ही एक प्रोजेक्ट वर्क पे भी काम करेंगे, उसमें भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। सो उसमें भी ये सारे स्टेप्स करने होते हैं जो इसमें बताया हुआ है। सो जैसे कि रिपोर्ट जब शुरू होती है तो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं, ओवरव्यू देते हैं पूरा। उसके बाद हम प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जो हमें दिख रही है, जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं। जितने भी कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज आ रही है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा ब्रीफ मेथड सेक्शन शुरू होता है, जिसमें हम स्कोप ऑफ लिटरेचर को सर्च करते हैं, उसके बारे में मेंशन करते हैं कि स्कोप ऑफ लिटरेचर मतलब और इसके ऊपर कौन सी स्टडीज पहले हो चुकी हैं। फिर हम एक रिपोर्ट कोर एलिमेंट्स की बनाते हैं, जिस रिजल्ट्स के बारे में भी है, रिकमेंडेशन सेक्शन के बारे में भी। जो रिजल्ट सेक्शन होता है वो बेसिक फ्रेमवर्क देता है, मॉडल्स और स्ट्रेटजीज क्या यूज करेंगे वो, और कमेंट्री एंड क्रिटिसिज्म के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब रिजल्ट सेक्शन जो होता है उसमें हम ब्रीफ समरी देते हैं एविडेंस की हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसीलिए फुलफिल होगा क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि ये इंटरवेंशन लगाने से हमारे को ये रिजल्ट मिला है। जो फाइनल सेक्शन होता है रिपोर्ट का वो क्लोज होता है रिकमेंडेशंस के साथ, जहाँ पे वो गाइड करते हैं हमें कि क्या रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस में क्या अभी तक एफर्ट्स किए जा चुके हैं। एंड देन कुछ फैक्टर्स हम मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के और रिसर्चर्स को हेल्प मिलेगी आगे अगर वो और स्टडी करते हैं इस टॉपिक पे, तो क्या क्या चेंजेस वो ला सकते हैं और किस तरह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस रिकमेंडेशन का, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कैसे रिपोर्ट बनती है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाती है उसका डिस्कशन किया जाता है एक्सपर्ट्स के साथ। एक्सपर्ट्स कौन है? लोकल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सपर्ट को हम लोकल एक्सपर्ट कहते हैं। उनके साथ डिस्कस करने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर सिंपोसियम रिपोर्ट जो होती है उसमें कमेंट्री होती है, इन सारे जो पार्टिसिपेंट थे इनकी कमेंट्री होती है उसमें। देन लिटरेचर सर्च, लिटरेचर रिव्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये 6 मंथ्स के पीरियड में की जाती है, जिसमें हमारा मेन गोल यही होता है कि अभी तक जितने भी पेपर, आर्टिकल, जर्नल्स आए हैं इसके ऊपर और रिपोर्ट्स बनी है इसी सेम इंटरवेंशन के ऊपर, उसके बारे में स्टडीज हम मेंशन करें। देन रिजल्ट्स ऑफ लिटरेचर सर्च, मतलब जो लिटरेचर में हमें मिला उसको हम सही तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ ए एक्शन प्लान। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक टारगेट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे और कौन सी टेक्निक्स हम यूज करेंगे, और एक्शन प्लान हमें इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा समझाया जाएगा कि इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी का ये एक्शन प्लान है। नाउ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरवेंशन चॉइस। अब जब हमने थॉरो एग्जामिनेशन कर लिया प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव का और हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर भी है, हमारे पास मॉडल्स भी है, हमने बहुत सारे लोगों से रिव्यू भी करवा लिया, बहुत चीज़ें स्टडी भी कर ली, तो अब हम अपने इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ के सक्सेस होने या फेल होने के ऊपर पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं जब हम ये वाली स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 क्या है? मीनिंगफुल फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट्स द इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। एक मीनिंगफुल फ्रेमवर्क हमें मिलेगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था इसको करने का कि एक फ्रेमवर्क मिले जिसमें हमें जो इंटरवेंशन की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हमें सारा इन्फॉर्मेशन हो। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे इसमें और रिव्यू किए जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव 2 हमारा था इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि हम चेक करना चाहते थे कि हमने जो इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी डिसाइड की है वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, वो उस ऑब्जेक्टिव को भी हम फुलफिल कर पाए इस पूरी स्टडी से ऊपर जो बताई थी। देन ऑब्जेक्टिव 3 हमारा था इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस रिगार्डिंग द इंटरवेंशन एक्टिविटीज। जो इंटरवेंशन एक्टिविटीज हमने की थी ऑर्गेनाइजेशन में वो आगे भी यूज हो सके उसकी फाइंडिंग्स हम डालते हैं, रिकमेंडेशंस डालते हैं, कंक्लूजन सेक्शन डालते हैं, जिसको पढ़ के आगे हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं उस सेम स्ट्रेटेजी को अगर वो वर्क करती है, इंटरवेंशन वर्क करता है तो। ये जितने भी फ्रेमवर्क हमने देखे, इश्यूज जो हमारे आए, अजम्पशंस थी, गाइडलाइंस थी और इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज और एक्टिविटीज थी, ये सब सिलेक्ट की जाती है और डिज़ाइन की जाती हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की जो नीड्स है ना उसको हम फुलफिल कर सके, उनकी नीड्स के लिए सुटेबल हो वो। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ओडी इंटरवेंशन एक्टिविटीज। इनको अब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? सो इंटरवेंशंस जो वर्ड है ये प्रिंसिपल लर्निंग प्रोसेस है और ये एक्शन स्टेज
में माना जाता है जब उसका डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जब हम देखते हैं। मतलब इंटरवेंशन इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज। इसमें हम एक्शन कर रहे हैं, हम अब थियोरेटिकल कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अब प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे इंडिविजुअली या फिर बहुत सारे मेंबर्स मिलके क्लाइंट सिस्टम से पूरे टास्क परफॉर्मेंस करते हैं। इसमें चेंज एजेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है पूरे प्रोग्राम में, और हम क्लाइंट की भी हेल्प लेते हैं। इसमें सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको इस तरह से हम करते हैं, सेट करते हैं कि हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ का स्टेटस क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सबके साथ मिलके, और इवन इसमें चेंज एजेंट भी शामिल होगा। नेसेसरी चेंजेस अगर बिहेवियर में लाने हैं तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज टर्म आया था, उसको इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी का मतलब होता है कि हम एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस करते हैं, क्वेश्चनर, एटीट्यूड सर्वेज, इंटरव्यूज, रेलिवेंट ग्रुप डिस्कशंस, लंच टाइम मीटिंग्स जो चेंज एजेंट और क्लाइंट के मेंबर्स के साथ होती है, वो सारे ही इसमें आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं एज अ एक्शन। सो हर एक जो एक्शन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। सो अब जब चेंज एजेंट का रोल आ गया यहाँ पे, इसका मतलब चेंज एजेंट जो भी काम करेगा वो हम इंटरवेंशन का ही पार्ट मानेंगे। तो चेंज एजेंट और क्लाइंट सिस्टम का जो रिलेशनशिप है वो भी इंटरवेंशन ही है एक तरह का। जो इंटरवेंशंस है वो रेंज करते हैं, हमने किस तरह से डिज़ाइन किया और कैसा इफेक्टिवनेस आई है इंडिविजुअल में भी और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट इज दी टर्म जिस पे हम फोकस करते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब इंटरवेंशन का मेन मकसद ही ये होता है कि इम्प्रूवमेंट आए। सो ये इस शुरू से जब से हम डिज़ाइन करते हैं जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इंटरवेंशन का ही पूरा प्रोसेस जाता है। ये टीम्स और ग्रुप्स के बीच का किस तरह का रिलेशनशिप है, इंटर ग्रुप रिलेशंस किस तरह के हैं, टोटल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के रिलेशनशिप है, वो सब डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाते हैं। इसमें टास्क इश्यूज देखे जाते हैं यानी कि किस किस के ऊपर इंटरवेंशन फोकस करता है। टास्क इश्यूज मतलब व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं। देन प्रोसेस इशू मतलब कि हाउ पीपल गो अबाउट डूइंग इट, लोग कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, दूसरा कैसे करते हैं। सो कैसा में प्रोसेस इश्यूज आ जाते हैं। देन इंटरवेंशन जो है उसको रफली हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, जैसे किस तरह का चेंज मैकेनिज्म वो एम्फेसाइज करता है, जैसे कि फीडबैक हो गया, अवेयरनेस ऑफ चेंजिंग कल्चर नॉर्म्स हो गया, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एजुकेशन थ्रू ईदर न्यू नॉलेज और स्किल प्रैक्टिस। ये सारे के सारे ना कैटेगराइज किए गए हैं इंटरवेंशंस के, इस तरह के इंटरवेंशन भी होते हैं। माइकल बियर ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि हम कैसे चूज करें एक इंटरवेंशन की एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस, इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ कौन सी चूज़ करनी है और कैसा उसका सीक्वेंस होना चाहिए। सो दैट इससे क्या होगा, डायग्नोस्टिक डाटा को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एफिशिएंसी, स्पीड और रेलिवेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ इन बेटर वेज, सम पॉइंट्स हेल्प प्रैक्टिशनर को कौन कौन से पॉइंट हेल्प कर सकते हैं जब वो कोई एक्टिविटी को स्ट्रक्चर करता है। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी अगर हम एक्टिविटी को स्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें हम रेलिवेंट लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं जो प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड है, मतलब उन पे असर पड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम ने एम्प्लॉयज़ पे इम्पैक्ट डाला है या कुछ लोगों पे इम्पैक्ट डाला है। अब अगर हम जिस पे इम्पैक्ट हुआ है उसको हम इसमें इन्वॉल्व कर लें जब हम स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ बनाते हैं, मतलब ये एक्टिविटीज़ क्या है, इंटरवेंशन। बेसिकली इंटरवेंशन जब हम प्लान करते हैं तो हमें एक तो इन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए डायरेक्शंस है, प्रैक्टिशनर के लिए डायरेक्शन है, जो चेंज एजेंट है उसके लिए डायरेक्शन है कि उसको किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना है जब वो इंटरवेंशन प्लान करता है। सेकेंड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड या अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड उसकी एक्टिविटी इंटरवेंशन होना चाहिए, ओरिएंटेड टू द प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड बाय द क्लाइंट्स देमसेल्व्स। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी वो क्लाइंट खुद बताएगा कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और इन अपॉर्चुनिटीज के लिए हम वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिशनर को ध्यान में रखना है इंटरवेंशन करते हुए कि गोल क्लियर होना चाहिए उसके पास, और वो किस तरह से गोल तक पहुंचेगा ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिशनर को ध्यान रखना है वो ये कि हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसके इंटरवेंशन में सक्सेस की।
पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग एंड कंसेप्चुअल लर्निंग, इन दोनों ही को इंटरवेंशन में डालना है, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स जो है वो उनको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए जब वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं इंटरवेंशन में, उनको फ्रीडम महसूस होनी चाहिए। देन जो पार्टिसिपेंट है वो कुछ सीखें प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम, और लर्न टू लर्न हाउ टू लर्न, ये भी सीखे कि कैसे लर्न किया जाता है, ये भी इंटरवेंशन में होना चाहिए। फिर इंडिविजुअल्स लर्न अबाउट टास्क एंड प्रोसेस, जो भी इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंटरवेंशन में वो टास्क के बारे में भी सीखेंगे, प्रोसेस के बारे में भी सीखेंगे। देन वो पूरे सारे के सारे लोग जो हैं वो एज अ होल अपने आप को एंगेज करेंगे उस एक्टिविटी में, ये नहीं कि पार्शियली सेगमेंटेड है वो पर्सन, मतलब थोड़ा सा ही उनका है इन्वॉल्वमेंट, बाकी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे इमोशनली एंड फिजिकली इन्वॉल्व होने चाहिए जब वो ये काम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिशनर को इन पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा जब वो कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं। ना इन्होंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इन्होंने बोला इंटरवेंशन एक्टिविटी जब होती है तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटिंग होती है, सो उसमें ऑर्गेनाइजिंग अरेंजमेंट्स पहले अरेंजमेंट किए जाते हैं, फिजिकल सेटिंग्स की जाती हैं, और इनके बीच में हमें सोशल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटिंग करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल जब आउटकम आएगा जो इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, एंड इंडिविजुअल्स का भी डेवलपमेंट होगा। सो ये पैराग्राफ में इन्होंने वही बोला है जो मैंने अभी समझाया है, सो आप चाहे तो इसको रीड भी कर सकते हैं। नाउ कंटिजेंसीज रिलेटेड टू द चेंज सिचुएशंस, कंटिजेंसीज मतलब फ्यूचर इवेंट्स क्या होंगे जब सिचुएशंस चेंज हो गई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच में है, जैसे नीड फॉर ऑटोनॉमी होती है, वो सोचते हैं हमारे को अपने से ही काम करने दो, हमारे में इंटरफेयर मत करो। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट स्टाइल एंड टेक्निकल अनसर्टेनिटीज होती है। फिर डायमेंशंस ऑफ द चेंज प्रोसेस इटसेल्फ, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट कितना मिल रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा जब ये सारी इम्प्रूव हो जाएंगी चीज़ें। जॉब एनरिचमेंट भी एक बताएं, इम्प्रूव मोटिवेशन, तो वो जॉब एनरिचमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। सो ये जो नॉलेज है इन फ्यूचर के बारे में, अगर हमें पता है कि फ्यूचर में इवेंट्स कैसे रहेंगे इंटरवेंशन के बाद, तो हम अपने प्रोग्राम्स को उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसा हमें रिजल्ट चाहिए और इंटरवेंशन अब ऐसा होना चाहिए। तो एक रिवार्ड सिस्टम इंटरवेंशन होता है जिसमें चेंजेस जब भी होंगे तो वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो क्लाइंट है वो किस तरह का रीइंफोर्समेंट देना चाहता है, इंडिविजुअल लेवल पे देना चाहता है या टीम परफॉर्मेंस पे देना चाहता है। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया था। नाउ क्लाइंट सिस्टम जो होता है, जब भी वर्क क्लाइंट सिस्टम हमेशा सेफ क्लाइमेट प्रोवाइड करना चाहिए लर्निंग और चेंज के लिए। तो अगर आपको फेवरेबल क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन में तो ह्यूमन लर्निंग अच्छे से हो जाएगी और वो आगे भी होती रहेगी। लेकिन अनफेवरेबल क्लाइमेट है तो लर्निंग जो होगी बहुत लेस होगी, उसकी सर्टेनिटी बहुत कम हो जाती है। और अगर साइकोलॉजिकली थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है तो वो लर्निंग होगी ही नहीं, स्टॉप हो जाएगी। सो अगर हमें पुराने वेज हटाने हैं और नए तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कुछ, तो हमें ऐसा क्लाइमेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे एम्प्लॉयज सेफ फील करते हैं और अपनी ट्रू फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ेगा। सो जो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर इनहिबिटेड एटमॉस्फेयर है फिर नेसेसरी फीडबैक तो मिलेगा ही नहीं, यानी कि जो चेंज एजेंट है उसको अंदाजे से ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई रिस्क होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से नॉर्म्स है वो वायलेट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो हायरार्कियल अथॉरिटी जो होती है, जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल सिस्टम्स, ये सारे ये डिस्करेज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन को। मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, वो कभी कभी वो ग्रोथ नहीं करने देता, नए ऑर्गेनाइजेशन को आगे डेवलप करने ही नहीं देता। उसके बहुत सारे रीजन है जो यहाँ पे मैंने अभी रीड करके बताया, ये सारे रीजंस है उसके। नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंटरवेंशंस इंक्लूड क्या क्या है इंटरवेंशन के एग्जांपल: टीम बिल्डिंग, कोचिंग, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस, मेंटरिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डाउन साइजिंग, TQM एंड लीडरशिप डेवलपमेंट।
तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस यहाँ पे भी दिए हैं, जैसे कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन करना है तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से होगा, सर्वे, फीडबैक, डेवलपमेंट डिस्कशन, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजेरियल ग्रिड, job enrichment, participative management, quality circles, process consultation intervention, intergroup team building interventions, third party pacemaking intervention, structural interventions, ये इतने सारे interventions से हम कर सकते हैं। नाउ इन्हीं को ही है ना, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इन दोनों पैराग्राफ्स में, जैसे कि सर्वे, फीडबैक, इंटरवेंशन के बारे में बात की है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सारे मैनेजर्स से, और मैनेजर्स को देते हैं बेसिकली डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और जो इन्फॉर्मेशन है वो एटीट्यूड, स्ट्रक्चर और वर्किंग कंडीशन के बारे में होती है उस सर्वे में, और मैनेजर्स के ऊपर भी एनालिसिस होता है। जो डाटा है वो मैनेजर देखता है, हर एक एम्प्लॉय के बारे में देखता है, और अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना है वो उसके बारे में उसको भी डिसाइड करता है फिर। सो ये जो एनालाइज जब हम करते हैं तो हम प्रॉब्लम के बारे में पता लगा सकते हैं, क्या उसका इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया इंटरवेंशन का, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। देन कंसल्टेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे डिपार्टमेंट से मिलते हैं, वर्क टीम से मिलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनके स्किल लेवल क्या क्या है, वर्किंग एरियाज किस तरह के हैं, और फिर गोल सेटिंग की जा सकती है, गोल प्लानिंग की जा सकती है। ये सारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं जो बनाते हैं सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। फिर एक मैनेजेरियल ग्रिड के बारे में भी यहाँ बात किया था, ये इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कुछ टॉपिक्स में। ये आइडेंटिफाई करता है मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, जैसे मैंने बताया था कि ये मैनेजर के बिहेवियर के ऊपर भी एनालिसिस होता है, तो मैनेजेरियल ग्रिड में किया जाता है वो। मैनेजमेंट बिहेवियर डिफरेंट वेज से स्टडी की जाती है। फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड फैक्टर्स एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड फैक्टर्स के बारे में स्टडी की जाती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में भी देखा जाता है, इन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन है ये भी देखा जाता है। फिर एक स्ट्रक्चरल व्यू दिया जाता है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर लीडरशिप स्किल्स भी देखी जाती है मैनेजरियल ग्रेड में, कि लीडरशिप स्किल्स एग्जिस्ट करती है मैनेजर्स में या नहीं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 4 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो का में ओवरव्यू मिल गया होगा इस यूनिट का। आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है, क्योंकि इतने बड़े चैप्टर को मैं सब कुछ नहीं समझा सकती, बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। सो बेटर आइडिया इज़ आप खुद भी एक बार रीड कर लो। ये सिर्फ ओवरव्यू और रिविजन के लिए है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा एज पर मी। सो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ें। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos and press the notification bell. Bye bye.